हो। माननीय अध्यक्ष जी, एफडीआई और एफपीआई का रिकॉर्ड निवेश आज भारत में हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान दुनिया के टॉप 5 माननीय अध्यक्ष जी, ये सब इसलिए संभव हुआ है कि कोरोना काल में इतना बड़ा संकट सामने होने के बावजूद अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस संकट के काल में देश को बचाना है तो रिफॉर्म जरूरी थी, और हमने वो जो रिफॉर्म किए उसका परिणाम है कि आज हम इस तरीके से स्थिति में आगे बढ़े। माननीय अध्यक्ष जी, एमएसएमई प्लीज शहीद आप बैठिए। उद्योग को गलत तरीका है आपका, जरूरी सपोर्ट बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। नियमों को प्रक्रियाओं को सरल किया, जो मिशन है उसको हमने चरितार्थ करने के लिए भरपूर कोशिश की। ये सारी उपलब्धियां ऐसे हालत में देश ने हासिल की है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक जगत में बहुत बड़ी उथल पाथल आज भी चल रही है। सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई, लॉजिस्टिक सपोर्ट में अनेक संकट पैदा हुए। दुनिया में सप्लाई चेन की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर पर कितना बड़ा संकट आया, आयात करने पर डिपेंडेंट कितना बड़ा आर्थिक बोझ देश पर आया। पूरी विश्व में हालत पैदा हुई है, लेकिन भारत ने किसानों को इस पीड़ा झेलने के मजबूर नहीं किया। भारत ने वो सारा बोझ देश ने अपने कंधों पर उठाया और किसान को ट्रांसफर नहीं होने दिया है। भारत ने सब फर्टिलाइजर की सप्लाई को भी निरंतर जारी रखा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपनी खेती, अपने छोटे किसानों संकट से बाहर निकालने के लिए बड़े फैसले। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग 2-2, 4-4 पीढ़ी से महलों में बैठने की आदत होती है, वो देश के छोटे किसानों की क्या समस्या है वो समझ ही नहीं पाए। उनके अगल बगल में जिन किसानों की उनकी पहुंच थी उससे आगे देख नहीं पाए। और मैं कभी ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि छोटे किसानों के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों है? क्या आप छोटे किसानों के कल्याण के लिए आप रोड़े अटकाते रहते हो, छोटे किसानों को इस संकट में डालते हो? माननीय अध्यक्ष जी, अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है, छोटी सी जमीन होगी, 2 हेक्टेयर की भूमि होगी, तो भी उसको आधुनिक करने का वो प्रयास करेगा, नया सीखने का प्रयास करेगा, और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी। और इसलिए आधुनिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने का हमारा प्रयास है। लेकिन छोटे किसानों के प्रति जिन लोगों के मन में नफरत है, जिन्होंने छोटे किसानों के दुख दर्द नहीं जाना है, उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीति करने का कोई हक नहीं बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को हमें समझना होगा। सैकड़ों वर्षों का गुलामी काल था, उसकी जो मानसिकता है वो आजादी के 75 साल के बाद भी कुछ लोग बदल नहीं पाए। ये गुलामी की मानसिकता किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत बड़ा संकट है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज देश का मैं एक चित्र देखता, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग है आज भी वो गुलामी की मानसिकता में जीता है।
आज भी 19वीं सदी के काम, उस सोच उनसे में जकड़ा हुआ है और 20वीं सदी के जो कानून है वही कानून उसको कानून लगते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, गुलामी की मानसिकता, इन 19वीं सदी का रहन सहन, 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। 21वीं सदी के अनुकूल हमें बदलाव बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस बदलाव को हमने अस्वीकार किया उसका परिणाम क्या है? फ्रेट कॉरिडोर, इतने मनोमंथन के बाद कई वर्षों तक उसके बाद योजना बनी, 2006 में प्लानिंग, 2006 से 2014 तक का उसका हाल दिया, 2014 के बाद उसकी यूपी में सरयू नहर परियोजना 70 के दशक में शुरू हुई और उसकी लागत 100 गुना बढ़ गई। हमारे आने के बाद हमने इस काम को पूरा किया। कि कैसी सोच है, क्या तरीके? यूपी का अर्जुन डैम परियोजना 2009 में शुरू हुई, 2017 तक 1/3 खर्चा हुआ। हमने इतने कम समय में इसको पूर्ण कर दिया। अगर कांग्रेस के पास इतनी सत्ता थी, इतने सालों तक सत्ता थी, तो 4 धाम को वो ऑल वेदर सड़कों में परिवर्तित कर सकते थे, जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं। वाटरवे, सारी दुनिया वाटरवे का समर्थन है। हमारा ही देश था कि हमने वाटरवे को नकार दिया। आज हमारी सरकार को वाटरवे पे काम करना है। पुराने अप्रोच से गोरखपुर के कारखाना बंद होता था, हमारे अप्रोच से गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना शुरू होता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग ऐसे हैं जो जमीन से कटे हुए हैं, उसके कारण उनके लिए फाइल की मूवमेंट, फाइल में सिग्नेचर करके कौन अगला मुलाकात आएगा उसी के इंतजार में जो रहते हैं। आपके लिए फाइल सब कुछ है, हमारे लिए 130 करोड़ देशवासियों का लाइफ महत्व। आप फाइल में खोए रहे, हम लाइफ बदलने के लिए जी जान से जुटे हुए। आज उसी का परिणाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। एक होलिस्टिक अप्रोच, टुकड़ों में नहीं। एक आधा काम वहां रहा है, रोड बन रहा है, फिर बिजली वाला आकर के गरीब के लिए महंगाई बर्दाश्त की सीमा से बाहर न हो और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हमने क्या किया, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है, 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे आपकी मजा होने वाली, जरा इंतजार करो, आ रहा हूं। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रही है। आप अपने समय में वैश्विक परिस्थितियों की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे, वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा, वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूँ। पंडित नेहरू
देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूँ, आज मैं बार बार बोलने वाला हूँ। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी तब कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस सरकार आज सत्ता में होती, शायद देश का नसीब है, देश बच गया, लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। आज दुनिया में अमेरिका और OECD जैसे देशों में, अमेरिका और OECD देशों में महंगाई 7% है, करीब 7%। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है। हम ईमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं, जिम्मेवारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में गरीबी कम करने के भी बड़े बड़े आंकड़े दिए, लेकिन एक बात है, इस देश का गरीब इतना विश्वासघाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी भलाई के काम करे और वो फिर उसको ही सत्ता से बाहर करे। ये देश के गरीब के स्वभाव में नहीं है। आपकी दुर्दशा इसलिए आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपने चुंगाल में फंसाए रखोगे, लेकिन गरीब जाग गया, गरीब आपको जान गया। इस देश का गरीब
इतना जागरूक है कि आपको 44 सीटों पर सिमट दिया, 44 सीट पे लाकर के रोक दिया। कांग्रेस 1971 से गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीतती रही। 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नई परिभाषा दे दी। माननीय अध्यक्ष जी, देश के नौजवानों ने इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। और अध्यक्ष जी, आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं तो उनको अंदाजा आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेल ना ऐसे बेचारों को पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, 40 साल बाद कांग्रेस गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बनाया। ये कैसे हुआ? इसकी सच्चाई देश के युवाओं को पता होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपको मालूम है, हमारे देश में पहले रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता। तो फर्स्ट क्लास होता तो एक लाइन लिखी रहती थी दरवाजे के बाजूगल में, सेकंड क्लास में 2 लिखी रहती थी, थर्ड क्लास में 3। इनको लगा ये थर्ड क्लास वाला जरा मैसेज ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक लाइन निकाल दी। ये इनके तरीके ऐसे ही हैं, और उनको लगता है कि वो गरीबी हट गई, और उन्होंने सारे उसके बेसिक नॉर्म्स बदल करके कह दिया 17 करोड़ गरीब नहीं गिने जाएंगे। इस प्रकार से आंकड़े बदलने का काम वो करते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ कुछ तात्विक मुद्दों को उठाने की कोशिश की। मैंने तो समझने की बहुत कोशिश की, शायद कोई समझ पाया हो ऐसा तो मुझे अभी कोई मिला नहीं है, लेकिन जो कोई समझ पाया होगा तो मैं समझने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कुछ बातें समझाऊं तो। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में राष्ट्र को लेकर बातें, ये बातें हैरान करने वाली है। मैं मेरी बात रखने से पहले एक बात दोहराना चाहता हूं, और मैं कोट कर रहा हूं। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठे, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए हैं। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे स्पष्ट रूप से ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। एक कोटेशन। अध्यक्ष महोदय, हम भारतीयों की इस विशेषता को बताते हुए इस कोटेशन में 2 शब्द गौर कर देना। राष्ट्रीय विरासत
और ये कोट पंडित नेहरू जी का है। ये बात कही थी नेहरू जी ने, और अपनी किताब भारत की खोज में है। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक है। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। संविधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट्र पढ़ने में ना आए, ये हो नहीं सकता। कांग्रेस ये अपमान क्यों कर रही है, मैं इस पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। और इससे हजारों साल से देशवासी जुड़े हुए हैं और जूझते रहे हैं। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। मैं कोट कह रहा हूं, एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। ये भी नेहरू जी के ही बोल है। आखिर किस नेशन की बात नेहरू जी कर रहे थे जी? ये नेहरू जी कह रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ तमिल सेंटिमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की। राजनीति के लिए कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों के विरासत में आई दिखती है, तोड़ो 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 और राज करो, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। लेकिन मैं आज तमिल भाषा के महाकवि, माननीय अध्यक्ष जी, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जो लिखा था, मैं यहां दोहराना चाहता हूं। तमिल भाषी लोग मुझे क्षमा करें, मेरे उच्चारों में कोई गलती हो तो, लेकिन मेरा आदर और मेरी भावना में कोई कमी नहीं है। सुब्रमण्यम भारती जी ने कहा था, मन्नुम इमय मलय एंगल मलय पन्नरुम उपनिक नुलेंगल दुले पार मिसे एधोरु नुल इधु पोले कौन निलोर
भारत नांडेगल नाडे कोड रुवोम इक्ते इमक किलेडे। इसका भावार्थ जो उपलब्ध है वो इस तरह का है। सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं, जो उन्होंने तमिल भाषा में कहा है उसको मैं अनुवाद, जो भाव मुझे उपलब्ध हुआ है मैं कह रहा हूं। सम्मानित जो सकल विश्व में, सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ से वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। सुब्रमण्यम भारती कह रहे हैं, गाएंगे यत हम सब इसका, गाएंगे यत हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। ये सुब्रमण्यम भारती जी की कविता का भाव है। ये वो संस्कृति है। और मैं आज तमिल के सब नागरिकों को सैल्यूट करना चाहूंगा। जब हमारे सीडीएस रावत दक्षिण में हेलीकॉप्टर के अकस्मात में उनका निधन हुआ और जब उनका बॉडी तमिलनाडु में हवाई अड्डे की तरफ ले जाने के लिए रास्ते पर गुजर रहा था, मेरे तमिल भाई, मेरी तमिल बहनें लाखों की संख्या में घंटों तक कतार में खड़ी रही थी रोड पर, कोई सूचना नहीं, संदेश नहीं, इंतजार करते खड़ी रही थी। और जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था, तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपर कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, ये मेरा देश है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। मान्य सदस्य प्लीज, मैंने सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब सदन के नेता बोल रहे हैं, ये अप्रयादित आचरण आपका ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा नहीं है। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी, इसमें भी विफलता मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी, लेकिन उस मोह में बर्बाद कर करके छोड़ेंगे। इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें
देश के कुछ लोगों को उकसाने का भरपूर प्रयास किया गया। अगर पिछले 7 साल से कांग्रेस के हर कारनामे, हर गतिविधि उसको बारीकी से देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बांध करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिल्कुल समझ में आता है, और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका गेम प्लान कोई भी हो, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, लाखों कोशिशें की गई, अपने स्वार्थवश की गई, लेकिन ये देश अजरा अमर है। इस देश को कुछ नहीं हो सकता। आने वालों को, इस प्रकार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ गंवाना पड़ा है। ये देश एक था, श्रेष्ठ था। यह देश एक है, यह देश श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ कर्तव्यों की बात करने पर भी ऐतराज जताया गया है। उससे भी कुछ लोगों को पीड़ा हुई है कि देश का प्रधानमंत्री कर्तव्य की बात क्यों करता है, कर्तव्य की चर्चा हो रही। किसी बात को समझ के अभाव से या बद इरादे से, विकृति से घर देना, विवाद खड़ा कर देना ताकि खुद लाइमलाइट में रहे। मैं हैरान हूं, अचानक कांग्रेस को अब कर्तव्य की बात चुभने लगी है। आप लोग, अजय रंजन जी, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। अरे आपकी जिंदगी बोलते रह रहे हैं, अब तक वही काम है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग, माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग कहते रहते हैं कि मोदी जी नेहरू जी का नाम नहीं लेते, तो आज मैं आपकी मुराद बराबर पूरी कर रहा हूं, आपकी प्यास बुझा रहा हूं। देखिए, कर्तव्यों के संबंध में, कर्तव्यों के संबंध में, कर्तव्यों के संबंध में नेहरू जी ने क्या कहा था, जरा मैं आज कोट सुनाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आ गया समय, सीखो, सीखने में काम आएगा, तैयारी करो। लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है, और कर्तव्य को ही दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी, इसलिए कोई समझ ना हो तो मैं समझा दूं, कर्तव्य को दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं। अब ये पंडित नेहरू का कोट है, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी, कर्तव्य खाली हुकूमत की नहीं, जिम्मेदारी हर एक आजाद शख्स की होती है। और अगर आप
उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप समझते नहीं, तब पूरी तौर पर आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तौर से बचा नहीं सकते हैं। ये कर्तव्य के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा था, लेकिन आप उसको भी भूल गए, आप उसको भी भूल गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, अब वो भी थक गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ कहा गया है क्षणशः, हमारे यहाँ कहा गया है क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थच साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात विद्या ज्ञान के लिए एक एक पल महत्वपूर्ण होता है। संपत्ति संसाधनों के लिए एक एक कण जरूरी होता है। एक एक क्षण बर्बाद करके ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता और एक एक कण बर्बाद किया गया, छोटे छोटे संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं किया गया तो संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं। मैं कांग्रेस और उसके सहयोगियों से कहूंगा, आप ये मंथन जरूर कीजिए कि कहीं आप इतिहास के इस महत्वपूर्ण अहम क्षण को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। मुझे सुनाने के लिए, मेरी आलोचना करने के लिए, मेरे दल को कोसने के लिए बहुत कुछ है, कर सकते हैं आप और आगे भी करते रहिए, मौकों की कमी नहीं है। लेकिन आजादी के अमृत काल का ये समय, 75 वर्ष का ये समय भारत की विकास यात्रा में सकारात्मक योगदान का समय है। मैं विपक्ष के और यहाँ पर बैठे हुए भी सभी साथियों से और इस सदन के माध्यम से देशवासियों से भी आजादी के इस अमृत महोत्सव के पर्व पर आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आओ इस आजादी के अमृत महोत्सव को हम नए संकल्पों के साथ, आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट होकर हम लग जाएं, कोशिश करें पिछले 75 साल में जहां जहां हम कम पड़े हैं उसको पूरा करें और आने वाले 2047 के शताब्दी वर्ष बनाने से पहले देश को कैसा बनाना है उसका संकल्प लेकर के आगे बढ़े। देश के विकास के लिए मिलकर के काम करना है। राजनीति अपनी जगह पर है, हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके देश की भावनाओं को लेकर के जिए। चुनाव के मैदान में जो कुछ करना है करते रहिए, लेकिन हम देश हित में आगे आए, इसी एक अपेक्षा रखता हूं। आजादी के 100 वर्ष जब होंगे, ऐसे ही सदन में जो लोग बैठे होंगे वो जरूर चर्चा करेंगे कि ऐसी मजबूत नींव पर, ऐसी प्रगति के पर पहुंची हुई 100 साल की उस यात्रा के बाद देश ऐसे लोगों के हाथ में जाए ताकि उनको आगे ले जाने का मन कर दे। हम यही सोचें कि जो समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें। हमारे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हम कोई कोताही न बरतें, पूरे सामर्थ्य के साथ उस पर काम में लगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को, धन्यवाद प्रस्ताव को अनुमोदन करता हूं और मैं इस सदन में चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सांसदों का भी फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए, आपने जो अवसर दिया, रोका टोका की कोशिश के बावजूद भी
मैंने सभी विषयों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 सदस्यों के प्रस्ताव आए हैं। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, प्रोफेसर सोगत राय, विनायक भाव राउत, बेनी बैनन जी, E.B. ईडन जी, एडवोकेट अदर प्रकाश जी, प्रताप राव जाधव जी, के सुरेश जी, V.K. श्री कंदन, प्रद्युत बोरोदोलॉय, श्रीमती राम्या हरिदास, अधीर रंजन चौधरी, श्री मणिकम टैगोर ने संशोधन प्रस्तुत किए। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवा निम्नलिखित शब्दों से एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2022 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की, उनके अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी और उसके बाद जो शून्यकाल के लोग बचे हैं उन पर होगी। श्री डॉक्टर शशि थरूर। Thank you very much, Honourable Speaker, for giving me this opportunity to initiate our debate on the Union Budget for 2022-23, which was presented by our Honourable Finance Minister last week. So while India has gradually moved beyond the horrors of the destructive second wave of the COVID-19 pandemic and is coping reasonably well with the present crisis of Omicron, so can you get the House in order, sir, so we can have a meaningful debate? Sir, House is not in order, sir. Please, माननीय सदस्य, please बैठिए, please. एक मिनट। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। शशि जी, शशि थरूर, माननीय सदस्य एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य आप बैठिए एक मिनट। मैं एक मिनट, शशि थरूर जी एक मिनट बैठिए। मैंने हाउस ऑर्डर में लाने दीजिए, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज खड़े नहीं रहिए। माननीय सदस्यगण बैठिए। डॉक्टर शशि थरूर जी, प्लीज। सुरेश जी, प्लीज बैठिए। Thank you, Speaker, sir. I hope we'll start the clock again from now for our time. We're very obsessed with the amount of time we get, sir. Thank you for giving me this opportunity once again. I was saying that while India has moved beyond the horrors of the destructive second wave of the COVID pandemic and is coping reasonably well with the current Omicron wave, there can be no doubt that the past year has placed the citizens of our country in unimaginable distress. The pain that so many of our fellow citizens have suffered, especially during the tragic and widespread loss of life between March and May last year, has etched scars in our public consciousness that can never be erased, sir. Today, we've crossed the unsettling landmark of officially recording over 5 lakh COVID-related deaths, and perhaps almost 6 to 7 times that figure unofficially. It's a grim reminder of the far-reaching implications of the pandemic. In that context, sir, the presentation of the budget annually cannot merely be seen as a purely routine economic exercise or as an endeavor in straightforward accounting involving fiduciary allocations and unassuming numbers. Rather, it is an instrument through which the government of the day presents a political vision to manage the economy, heal the country, and to set it on a path to recovery. The budget serves as a platform through which the people of this nation are informed, sir, of the political priorities of their government. A government which was sworn in on the constitutional premise
and promise that it will safeguard the interests of all Indians. So what then were the expectations the people of this country had of this government's priorities and vision? And what could we have expected the government to offer the people through the budget? I would say there were three broad expectations that the nation had. I would say there were three broad expectations that the nation had. Ask him to come here. This is the main house. No, she has to come here. She has to come here. She can come here. I think we can see her on the screen. No, she has to be here. I don't remember she's sitting and the other house is listening to studies. It's the main house. It's the main house. Sit down, please. She's listening. Please, she's listening. I'll continue, sir. She can come here. Oh, wait a minute. So there were three broad expectations, I would say. The first was an expectation that this government would acknowledge the problems the nation is facing. Acknowledge the fact that our nation is today facing unprecedented levels of unemployment, which has left countless citizens, especially our young and dynamic working age population, with little prospects for a brighter tomorrow. Admit that 1/5 of India's population has plunged a staggering 53% in the last 5 years in their income, while the wealth of the richest 100 Indians has soared to 57 lakh crore rupees. 4.7 crore Indians have slipped into extreme poverty below the poverty line. Acknowledge the fact that the Indian middle class has been left defenseless in the face of rising inflation, shrinking incomes, and the consequent acceleration of household debt. Recognize the widespread distress and anguish in the agrarian economy, exacerbated by the peremptory manner in which your government passed the three contentious farm laws that drove hundreds of our farmers to camp outside the borders of our city in the bitter winter cold, the harsh summer sun, and the soaking monsoon rain, in a cause for which over 670 of them gave their lives. And concede that all these issues have been avoidable misadventures forged by your style of misgovernance. A style of governance that prioritizes one-man rule over consultation, a style that demands conformity rather than seeking consensus, and a style that has scant regard for the fundamental conventions or institutions that have traditionally guided our democracy. We all heard the Prime Minister today telling us of his government's achievements of what, but let's ask, sir, what are toilets? What use are toilets without running water? Gas cylinders whose refills you can't afford? Electricity connections whose bills you can't pay because you don't have a job? प्रधानमंत्री का शेर भी हम सुना। सर, उनका जवाब है अली सादर जाफरी के शब्दों में, तुमने फिरदौस के बदल में जहन्नुम देकर कह दिया हमसे गुलिस्तान में बहार आ गई है, बागबान बन के उठे और चमन बेच दिया है. That is what this government has done. So we've been left bitterly disappointed by this government's unwillingness to offer even a token recognition of the problems they've caused, of the widespread anguish they have inflicted upon the Aam Aadmi, the unemployed youth, our Kisans, who are still facing the existential crisis caused by this government. This House has not forgotten the Prime Minister talking about zero budget natural farming, because his government has, I'm sorry to say, left a zero in the budget for farmers. Second expectation, sir, that the people of this nation had was for the government to usher in concrete actions and corrective measures to address the multi-pronged calamities that their own government has caused them. An expectation to address the increasing unemployment crisis and declining labor force participation by developing targeted measures for job creation and strengthening existing employment guarantee schemes like Manrega. An expectation to provide urgent life support for the MSME sector, battered first by demonetization and then by lockdowns. Help them through fiscal support and a less exacting regulatory framework. An expectation from the government to mitigate the crisis of the middle class by reducing income tax, or at least raising the exemption slab to at least 5 lakhs, as this government had repeatedly promised earlier.
arresting the untrammeled rise in the prices of basic commodities, an expectation that the government would have the commitment and the vision to design a pathway out of the staggering inequality in our country. And where our Kisans are concerned, an expectation to fix the cracks in our MSP and offer them support in terms of the procurement of basic commodities like fertilizers at a time when the price of raw material is skyrocketing. Sadly, this government's budget has given the nation exactly the opposite. A significant slashing of the Manrega scheme, more tokenism in credit support for the MSME sector, no changes in the personal taxation regime, and no relief in terms of addressing rising inflation, no targeted efforts for job creations, barring the inadequate 60 lakh jobs over 5 years, a far cry from the 2 crore jobs a year they had promised earlier in the equally illusory Achhe Din. The reduction of budgets for social welfare schemes and significant cuts in schemes for crop insurance, MSP and fertilizers, leading many farmer groups to term this budget as a revenge budget. In the words of Kamna Prasad, "Kal ki khatir aaj ko barbad karke rakh diya, hum tumhari दूरंदेशी के कायल हो गए." जो थे पस्ती में उन्हें बस ख्वाब दिखाए गए, जो बुलंदी पर थे उनको और ऊंचा कर दिया. That's what's happened is. Now, while none of these concerns were addressed, the people of this country at least expected from the government to learn from the grim experiences of recent times and prioritize allocations accordingly. Then the budget might offer a vision of economic recovery that would guide our nation out of the darkness and distress of the pandemic and the aftermath. But where have we seen this? This government has not learned from the repeated instances of incursions on our sovereign territory by prioritizing, by expanding the defense budget and providing support for our armed forces to accelerate urgent modernization requirements. The government has not learned from our harrowing ordeals during the height of the pandemic to strengthen our medical infrastructure so as to shore up our preparedness in the event of future contagion. The government has not learned to increase allocations to education so as to prepare our young children better to cope with an uncertain future. The government has not learned to attend to the problems of today's Indian citizens rather than stretching the mirage of Achhe Din 25 years into the future into some illusory Amrit Kal that no one in the government will be around to be accountable for at all. After all, अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है, इसी नस्ल को करना होगा. But they're not interested in doing any of that. They would rather just defer and postpone. We have hollow slogans and insincere promises, the famous jumlas and the empty claims of achievements. To paraphrase Ghalib, हमको मालूम है बजट की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए निर्मला जी ये ख्याल अच्छा है. Anyway, I'm sorry to say, Mr. Chairman, that the announcements of this budget simply mask a betrayal by the government of the hopes and aspirations of the people. Tamanna asman ki thi, zameen bhi na mili. However, it was good to hear the Honorable Finance Minister quoting from the Mahabharata, Shanti Parva, talking about the duty of a king to govern the state in accordance with dharma. Of course, this government would do well to remember the equally prescient wisdom also in the same Shanti Parva, which warns that when a kingdom goes into decline, the life of that king is one of shame. As a more recent poet, Dushyant Kumar famously said, जिस दौर में मखलूक को मैसर नहीं रोटी, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है. So what then is the state of this kingdom and the sultan? Any conversation on the state of this country must necessarily commence with the state of the people who make up the nation, sir. After all, there's no robust economy or GDP growth as abstract or theoretical concepts unless you're concerned about the welfare of the people who constitute this economy. That understanding of our economy is simply not there in our finance minister's budget. Partly as a result of the pandemic and partly on account of consistent failures in policy making since 2014, the Aam Aadmi finds himself in an unprecedented state of distress. The Honorable Finance Minister in her address spoke about how her government
constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle class. I heard the Prime Minister also using this word. It's become the new favorite word of the government, the ecosystem. After seeing the contents of the budget, sir, the Indian middle class would like to know what is in this ecosystem. Was it the disruptive policy of demonetization that denied our citizens access to their own money overnight and caused widespread economic havoc and the unconscionable loss of lives? Was that part of the ecosystem for the middle class? Was this government's decision to repeatedly increase excise duties on fuel and their lethargy in tackling the drastic increase in the prices of basic commodities from LPG cylinders to pulses to edible oil, part of the so-called ecosystem for the middle class? LPG has gone up in 1 year in Delhi from 502 rupees to 899, sir. Is that the ecosystem they'd like to talk about? Or was it the proposal in this budget to reduce corporate surcharge from 12% to 7% while offering no change in either personal income tax rates or the slabs which are exempt from taxation at a time of severe economic distress? Is that also part of their grand ecosystem for the middle class after promising that they would do so in Mr. Jaitley's first budget of 2014? One thing that was made abundantly clear, even if ecosystem is not clear, is that for the middle class and the poor were both mentioned a grand total of 2 times in the speech, thereby betraying the real priorities of this government. This budget has served as a definitive and unconscionable letdown. Let's take the unemployment rates, Mr. Chairman. Just last week, the Center for the Monitoring of the Indian Economy published fresh data, which pegged the unemployment rate as of January at 6.57%. This is certainly a welcome improvement from 7.9% in the previous month. It still remains higher than the unemployment rates in our country, the worst unemployment rates in our country in the last 45 years. In December, the nation had 5.3 crore individuals, 53 million who were unemployed, including 3.5 crore who were actively seeking work and could not find any. It's a strong indictment of this government's ineptitude that India's unemployment rate in recent months has grown faster than Bangladesh and Vietnam's. It is also no wonder then that we are witnessing an unprecedented and worrying decline in incomes and a simultaneous increase in household debt. You know, sir, in the last 2 years, 84% of households have suffered a loss of income. Per capita income has fallen from 1,08,000 in 2019-20 to 1,07,000 in 21-22. This has naturally depressed household spending and, of course, saving. During the UPA era, mass welfare schemes ensured that we were able to pull 270 million Indians, 27.3 crore Indians are pulled out of poverty by the UPA government. Under this government's watch, 4.7 crore Indians, 47 million, have been pushed back under the poverty line. So for the first time since 1995, the annual income of the poorest 20% of India's households fell by 53%, as I mentioned earlier. And in the same 5-year period, that is the last 5 years, the richest 20% saw their annual household income grow 39%. So the poorest 20% down by 53%, the richest 20% up by 39%. This is what my senior colleague Rahul Gandhi was talking about when he spoke of 2 Indias. The rapid expansion in income inequality in our country is not just a great source of concern, but as Rahul Gandhi had pointed out, an issue that really stands to threaten the social fabric that has held our country together since independence. We've already seen one such instance from the recent railway recruitment drive, where 1.25 crore applicants applied for just 35,000 listed jobs. This grave unemployment crisis that under this government's watch threatens to convert our demographic dividend into a demographic disaster required urgency and a sense of purpose from this government, which is missing in all this talk of Amrit Kaal. In fact, the poet Dushit Kumar put it quite well. Bhook hai to sabr kar, roti nahi to kya hua? Aajkal Delhi mein hai zere bahas ye mudda. That's all that's going on is bahas. There is no action coming out of this government. In fact, sir, this reminds me, since we had the Prime Minister quoting from a distinguished
former Prime Minister. Let me quote a senior member of this house who used to be a chief minister. He said, "Kahan jayega mera navjawan? Kahan jayega ye garib maa ka beta? Kahan jayega? Kis desh mein rahega?" Kis desh mein rahega is a very good question to ask the author of these words, who is none other than our Honorable Prime Minister himself, sir. We should ask him, according to his government, the answer for our jobless youth who are facing not just poverty, but an affront to their dignity and their ability to provide for their families today, that they have to wait another 25 years for their Amrit Kal. By their own logic, the government appears to have adopted a twist to Sant Kabir Das's famous doha, which in today's India means, "Aaj kare so kal kare so parson." Itni bhi kya jaldi hai, jab achhe din aane barson. It is a matter, sir, of national disgrace that this government has, during a period of record levels of unemployment and distress in the rural economy, chosen to slash the funds for Manrega by nearly 25% or 1/4. Last year, in response to the unprecedented clamor for jobs, you were forced to bring in additional funding for the Manrega scheme through supplementary demands for grants in December, and that took the total allocation to 98,000 crores. Rather than learn from this experience, which we had warned the government about in my own budget speech a year ago, I had warned the finance minister that this would happen. It happened, and they've still not learned the lesson. This year, they've again budgeted too little, just 73,000 crores for Manrega this year. It's an allocation that defies logic, that blatantly ignores the on-ground reality in the country. The Prime Minister kept telling us, let us see the on-ground reality, the grassroots reality. That's what the Finance Minister needs to do herself, because already out of the 73,000 crores, 20,000 crores are pending in dues from last year that they have not paid. So in effect, she has provided an artificial paltry 50,000 crores for this entire scheme, which is such a vital scheme to keep the rural population afloat. Most experts have consistently added that have argued that Manrega needs a minimum of 1.34 crores, 1.34 lakh crores, or up to a maximum, depending on which expert you consult, of 3.5 lakh crores in order to meet the increasing demand for jobs. If you want to keep your promise of a minimum guarantee of 100 days of employment. As of last year, sir, an estimated 91 lakh households that demanded employment under the scheme were ignored. Forget developing an urban version of Manrega to address rising urban poverty, as many experts have advocated. The current allocations will mean that the government will at best be able to provide 16 to 20 days of work, sir, not 100. It's even worse than their miserable performance last year, which saw that on average households only received 52 days of work as opposed to 100. So this is supposed to be the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, but neither the word employment nor the word guarantee is apparently of any value to this government's ecosystem. They have not taken them seriously. They're providing no guarantees and no employment. Now, the government may not have much regard for this scheme. The Honorable Prime Minister once described it as a living monument to the failure of the UPA government. But let me remind my colleagues this evening that it was that very monument of the UPA government that served as a ventilator for the rural economy during the pandemic. A monument of the UPA which provided 13.3 crore Indians with jobs during the height of the pandemic, after this government abdicated its responsibility of shielding our citizens from the economic distress that engulfed rural India. The Prime Minister was criticizing the Congress Party for helping people to go to their homes. But what arrangements did this government make to feed and shelter and look after these migrant workers here, in there, wherever they were? There was absolutely no arrangement made, and that's why they had to go home, sir. And the government remains shamefully culpable for what they have done. The truth is, with all of this distress that they did nothing about, this indeed, Manrega, is a monument of the UPA. And indeed, the government was forced to increase the budgetary allocations to 1.1 lakh crores during the pandemic because it was the only lifeline for our rural people. And if that today is still seen by the government as a monumental failure, then we are proud to wear this as a badge of honor, sir. The monument was built by us. The failure is theirs. So this budget has missed a far more vital issue.
How will we, in a country where the median age stands at a youthful 28, provide jobs for the millions of our underemployed and unemployed youth? This budget talks about the creation of 60 lakh jobs over 5 years. But I'm sorry to say, respected Chairman, 12 lakh jobs a year, which is what it comes down to, is no kind of solution in a country where 5.3 crore are currently unemployed and 47.5 lakh job seekers enter the Labour Department's own figures of the job market each year. The government, a government that tells the nation where 47.5 lakh people are added to the unemployment list every year, is grandly promising in the budget 12 lakh jobs. This is what we're seeing, sir. I must say that I'm reminded again of the word Mortal Dushan Kumar. Kahan to tay tha, ujala har ghar ke liye, kahan chirag mayassar nahi, sheher ke liye. Not even a simple lamp for anybody. That's what this government has reduced us to. Now, one concrete measure to boost employment generation would have been to support our ailing MSMEs, which till the commencement of the pandemic actually managed to employ 42% of the people in this country who had any work. And that's despite the savage blow undertaken because of demonetization. This budget has done very, very little to recognize and support this extraordinary need. While we welcome the announcement of the extension of the ECGLS scheme till March 2023, merely providing credit support is never enough. It falls short of the recommendation by the Parliamentary Standing Committee on Industry, which urged the government to offer a larger economic package with long-term measures. 60 lakh MSMEs went out of business after demonetization, and SIDBI, the Prime Minister seemed to refer to it, they pronounce it slightly differently. SIDBI says that 67% of the remaining MSMEs that they surveyed closed last year. So you may disagree with our and SIDBI's assessment of the MSMEs that your policies are forced to close, but that's a bit rich given your own admission that the government does not maintain any data on this. So I don't know how they can disagree with us. But the scale of the challenge has yet been reaffirmed by the SIDBI report, the most recent one, which highlights not just the closures, but that more than 50% of MSMEs witness a decline of more than 25% in their revenues. So what was the PM talking about when he praised himself, patted himself on the back about MSMEs? I don't know. Now, rather than offering concrete support, sir, this government had failed to provide basic interventions such as the restoration of the interest subvention scheme or a reduction in GST rates, the good and simple tax, which is neither good nor simple. That's the story we have in the country. It's leaving manufacturers of auto parts with a 28% slab. The garment industry, GST has been hiked from 5% to 12%. How are you going to get the economy to flourish without any concessions in these? And the MSMEs in these sectors are just suffering terribly. And already the rising costs of commodities like fuel, particularly with this government's taxes on fuel, on petrol and diesel, has made them even more unviable. Now, the treatment of MSMEs mirrors the manner in which the agrarian economy, which is the other mainstay of employment in our country, has been shortchanged in this budget. Forget the promise of doubling farmer incomes by 22-23. Do you remember that promise, sir, from the Prime Minister? They've wisely not repeated that promise this year. There was no mention of farm incomes in the budget at all. No mention. Not only has this sector's share in the overall allocations declined from last year, but their announcements have left farmer unions alleging an attitude of revenge from this government for having been forced to retract the poorly conceived farm bills. So I have entitled a few more minutes, sir. I lost a bit at the beginning because of people disturbance. So I just want to say, sir, that the government has only marginally increased the total allocation for agriculture by a miserly 4.4%, while slashing funding for key schemes like the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana down by 3.1%, significant reductions in key subsidies, including for fertilizers, down 25%, and of course for petroleum, which is down by 11%. So they can talk about increased procurement under MSP, but this is only restricted to wheat and paddy. And as farmer unions have pointed out, the number of beneficiaries of the MSP regime has fallen by 17%, and the quantity procured has fallen by 7% in the last year. With all the other cuts, we are seeing a real crisis in the farm sector. And you know, it's ironic when the Prime Minister keeps reminding us of how much the strength of India lies in the villages.
and the need to bridge the gulf between urban and rural India, whereas his budget, his government's budget, is widening the chasm between these two Indias. There's much more that I could say, sir. I do want to mention a couple of things. Certainly, the budget's neglect is also going to further accelerate the hardships faced by other vulnerable sectors in our country, like fisher folk. In my constituency, Thiruvananthapuram, sir, they're struggling with severe shortages of kerosene. They've largely slipped below the poverty line in the last couple of years. The government is indifferent. There is no special measures for them. So, there are a couple of things, sir. Defense, the government, again, the Prime Minister talked about defense exports. But what is he giving to the soldiers who are already here, sir? The overall budget for defense has increased 4.3%, but it's actually a nominal decrease once inflation has been factored in. We're happy they may have increased the capital allocation, but it falls short of the Defense Ministry's own projections, which says that they would need 8.45 lakh crores to meet their modernization plans by 26-27, and that would require a 16% year-on-year increase. So the fact is that the Prime Minister's optimism is not warranted. 3 minutes. I do want to stress that there is a real problem with the defense budgets not being increased. But equally, let's look at health. We've been facing a pandemic for the last 2 years. The healthcare budget has been grossly underfunded again. Despite the frailties in our medical infrastructure that were exposed by the pandemic, the health sector was only given 200 crores more this year. Once you factor in inflation, there is also an overall decrease. And it's a long way off from the goal envisaged in the National Health Policy 2017 of spending 2.5% of our GDP on health. Ill health drives our citizens into poverty, but the government is not raising money for the National Health Mission, sir. Just 2 minutes more, so that not all budgets, not all announcements in the budget. Two more speakers are there in your parties. Pardon me, sir? 2 more speakers are there. I know, but I will abbreviate. I do want to stress a couple of things in particular. There was a lot of celebration on the budget about the announcement of increase in capital expenditure, but we are concerned about whether it will generate urgently need jobs because of the government's poor implementation record. CapEx has actually fallen in each of the last 3 quarters, along with a decline in new project announcements in the last quarter. And at the same time, we've heard about the Vande Bharat trains. We're very glad we in Kerala look forward to receiving them to enhance the speed of travel in our state. But there have been many specific requests for allocations missing, including, in my own experience as an MP, I can say, a long-promised new terminal at Nemam, doubling of the Thiruvananthapuram to Kanyakumari line. Nothing has been done since introduction of new memo trains. I'm sure every MP has similar concerns. We have not seen any announcement of a new AIMS for Kerala, which has been promised for many years. And of course, education I've already talked about has been completely neglected in this budget. Now, I do want to stress, sir, that as far as we are concerned, we've been startled by the lack of consistency in the government's approach, even on privatization. They make announcements and they don't implement them, sir. Last year, they announced a national modernization pipeline to see 6 lakh crore worth of old infrastructure to finance new infrastructure building. Again, this year, they're silent on it. Whatever they announced the imminent privatization of 2 banks and an insurance company. What happened, sir? Nothing. This year, they didn't even mention it. So if you look at the budgets of these governments, sir, not only have they been an announcement government rather than an action or implementation government, but they keep promising things and moving the goalposts, and now they moved it for another 25 years. Thank you. So I will conclude, sir, that a talent for developing flashy slogans is not enough. That in fact, today, instead of Amrut Kal over the next 25 years, today, sir, our people are facing Andhkal. And for this, it's extremely important that we must find a solution. Things are dark and bleak for our people, but the dawn will come. And I must say, Dhanyavad. Budget is the issue of the Lok Sabha, because so far as Lok Sabha will not appropriate the sum demanded by the Finance Ministry, government cannot. But here on this solemn occasion, our Finance Minister is conspicuously absent. It's really very unbecoming. No, she's dining. No.
It's Adil, an unbecoming scenario. It's an Hey, MOS Finance. Please, please. Let us hear the voice. Please, let us hear Honorable Minister of State Finance. Wait. Please. Wait. 1 minute. 1 minute, and I will permit. Let him finish. Adil, let him finish. All Wait. all the Finish. Please be patient. If necessary, Adil, if necessary, I will advise the government. Please, wait. all the points Honorable Shashi Tharoorji has, I have noted down, and all the points will be answered. What do you want exactly? No. But minister is coming or not? Yes. No. Sit down. No. Wait. Please sit down. No. Please. Wait there. Let him continue. I will call. Nishikant, please.